चलिए विस्तार पूर्वक अब खबरों पर नजर डालेंगे और बता दें आपको कि इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यापम के विसल ब्लोअर की पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री रंजना बघेल आनंद राय के घर पहुंची और लाइट बंद कर घर से गायब हुए आनंद राय ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया। फेसबुक से 7 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया गया। लिखा, भाजपा नेता रंजना बघेल चुनाव में जयस का साथ देंगी और इस पोस्ट पर रंजना बघेल नाराज हुई। पूर्व मंत्री ने गुस्से में एक वीडियो जारी किया और कहा, आनंद राय को घर जाकर जूता मारूंगी। रात में अपने समर्थकों के साथ वो आनंद राय के घर पहुंच गई। आनंद राय की पत्नी से बोली, अपने पति को समझा लो, या तो नौकरी कर लो या राजनीति करनी है तो किसी पर गलत न लिखें। उनसे बात करने मैं कल सुबह फिर आऊंगी। इंदौर का यह पूरा मामला वीडियो भी सामने आया है और आनंद राय की पत्नी से इस पूरे मामले में उन्होंने कहा, या तो नौकरी कर लो या फिर राजनीति। राय को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करते करते 30 साल हो गए हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, भ्रामक प्रचार करना नहीं आता है। बेसिक मूल्य के आधार पर मैं पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर, धान खरीदी केंद्र में रात के वक्त उठाव किया गया। नियमों की अनदेखी कर रात में धान का उठाव किया गया और धड़ल्ले से खरीदी केंद्र से धान का परिवहन किया गया। गरियाबंद के कुंडेल भाटा खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला, जिला विपणन अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है इस पूरे मामले में, जहां नियमों की अनदेखी कर रात के वक्त धान उठाव करवाया गया। और आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र में रात के वक्त धान उठाना नियमों के विरुद्ध और गरियाबंद में रात के वक्त धान उठाव किया गया, जिससे केंद्र से रात के वक्त धान के परिवहन को लेकर बवाल है। इस पूरे मामले में जो तस्वीर सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रात के वक्त ट्रक लोड होकर वहां से निकल रहे हैं, जबकि नियम यह है कि दिन के उजाले में धान खरीदी केंद्रों से धान उठाए जाएं और यहां रात के वक्त धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव हो रहा है। गरियाबंद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये जब सब कुछ हो रहा था उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खरीदी केंद्र से रात के वक्त धान का उठाव करवाया गया। गरियाबंद के कुंडेल भाटा खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला। 22-23 में धान संग्रहण केंद्र में जावक का कार्य चल रहा है, जिसमें सुबह प्रातः 8 बजे से कार्य चालू कर दिया जाता है और शाम 6 बजे लोडिंग का कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रक्रिया करते तक करीब तकरीबन 7-8 बज जाता है। शासन के गाइडलाइंस अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि रात तक परिवहन कराया जा सकता है। अब गाइडलाइंस के अगर मिल जाता है, अगर टाइम ये किया जाता है तो मैं कार्य उसी के अनुसार करूंगा। कुंडेल भाटा में 4 बजे तक सब मिलर का गाड़ी एंट्री करने का प्रोविजन रखते हैं हम लोग, लेकिन उसको कम से कम 6 से 7 बजे के बीच निराकरण करके वापसी देना रहता है। रात के 8-9 बजे तक गाड़ी को वापसी जारी करने का हमारे यहाँ से कोई निर्देश नहीं है और हम तो इस चीज़ों को गलत ही बोलेंगे और आपके माध्यम से हमको जानकारी मिले है, हम तत्काल इस पर जांच भी करेंगे और उसको बंद भी करवाने का कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही होगी तो नहीं उसको वो किस आधार को तथ्य बोले मैं उसके बाद बात करके पता करता हूँ मैं, पर जहाँ तक कि ऐसा कोई आदेश हमारे यहाँ से नहीं गया है। कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में रात तक परिवहन करने का काम किया जाता है। इसको लेकर जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे एक सहयोगी साथी यहाँ से निकलने वाली तमाम गाड़ियों का वीडियो बनाने लगे तो आनंद फानन में इस गेट को बंद कर दिया गया और अंदर कम से कम 20 से 30 गाड़ियां हैं। कुछ लोड गाड़ियां हैं, कुछ खाली गाड़ियां हैं और यहाँ पर देखिए कि बाहर में भी कुछ ट्रकें जो है वो धान से भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्या रात में परिवहन
परिवहन करना कितना उचित है, इस पर भी सवाल खड़े होता है। और यहाँ के केंद्र प्रभारी दीपक कनौजे ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लिखित ऐसा कोई आदेश उनके पास नहीं है, रात तक काम किया जा सकता है, लेकिन रात के वक्त चोरी होने की संभावनाएं रहती है, रात के वक्त ज्यादा ओवरलोड कर धान ले जाने की संभावनाएं रहती है। इसके मद्देनजर रात को परिवहन करना उचित नहीं रहता। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवहन करने का इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन धान संग्रहण केंद्र में लगातार कई बार ऐसे मामले उठे हैं कि यहाँ से लोग ट्रकें लेकर जाते हैं, बाहर में जो है धान को बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तमाम जांच का विषय है, लेकिन यहाँ के प्रभारी ने संतुष्टिपूर्ण इसमें जवाब नहीं दिया है। और रात के वक्त परिवहन का एक खेल यहाँ पे चल रहा है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस नियम, कानून और कायदे के तहत यहाँ रात के वक्त परिवहन कराया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अभी की स्थिति क्या है? अधिकारी तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, तो इसका मतलब ये कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में पूरा बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान को यहां संग्रहित किया जाता है और एक प्रक्रिया के तहत राइस मिलों को दिया जाता है ताकि, और रात के वक्त तो परिवहन करने से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रात के वक्त चोरी होने की संभावनाएं, गड़बड़ी होने की संभावनाएं और हेराफेरी होने की संभावनाएं रहती है। इस वजह से दिन का समय ही चुना जाता है। क्योंकि हमने जिला विपणन अधिकारी से बात की, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रात के वक्त अगर ऐसा कुंडेल संग्रहण केंद्र में हो रहा है तो ये पूर्णतः गलत है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब हम रात को कुंडेल भाटा संग्रहण केंद्र में पहुंचे जी, तो वहां देखे कि जैसे ही मीडिया को कवरेज करते वहां के प्रभारी दीपक कनौजे ने देखा तो तत्काल गेट को बंद कर दिया। यानी ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से मनमानी यहां पर चलाया जा रहा था और रात के वक्त तो परिवहन करना पूर्णतः मना है। क्योंकि कुंडेल भाटा में कई ऐसे मामले आ चुके हैं, रात में ट्रकों से धान चोरी होना, गड़बड़ी होने के कई मामले हैं। इसके बाद भी वहां के संग्रहण केंद्र के प्रभारी द्वारा रात के वक्त ये परिवहन कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं, इस तरह की बात कर अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो दूसरी ओर इन्हीं के अधिकारी इस पूरे मामले को, इस रात में परिवहन होने के मामले को गलत ठहराकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो तत्काल इस पर एक्शन लेने की बात कही है। जी बिल्कुल, इस विषय को लेकर अभी अधिकारियों की क्या स्थिति रहती है, क्या वाकई वो एक्शन लेते हैं या फिर पल्ला झाड़ने के लिए वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और रायगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। रायगढ़ में जहां हॉस्टल में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। रायगढ़ पॉलिटेक्निक छात्रावास में मारपीट का यह पूरा मामला, एबीवीपी और एनएसयूआई दो छात्र राजनीतिक इकाइयों के बीच का विवाद, दोनों ही बाहरी युवकों के घुसने पर एबीवीपी के छात्रों का विरोध किए जाने की बात सामने आई, जहां विरोध करने पर दोनों गुटों में मारपीट हो गई। पुलिस में अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। हालांकि हॉस्टल में छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में कुछ वीडियो सामने जरूर आए, जहां पर हाथापाई करते कुछ छात्र नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र थे और कुछ एनएसयूआई के। हरपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। हरपाल, क्या विवाद था, कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ और अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? जी आशीष, पूरा मामला जो है एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के दोनों के गुट के बीच में जो है मारपीट का मामला है। बता दें बीती रात जो है कुछ युवक, बाहरी युवक जो है शराब के नशे में हॉस्टल परिसर में घुस गए थे। इसी का विरोध एबीवीपी के छात्रों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद जो है कुछ एनएसयूआई के वहां पर विद्यार्थी आए, जो कि लगातार जो है हॉस्टल में इस तरह के छात्र संगठनों के बीच जो है गुटबाजी होती रहती है। लेकिन बाहरी लोगों के आने की वजह से जो है एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने हो गए। इसमें जो है एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा जो है एबीवीपी पर कथित तौर पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं और इसमें कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। कुछ वीडियो जो सामने आए हैं, वीडियो के आधार पर यही कहा जा रहा है कि जो एनएसयूआई के छात्र हैं उनके द्वारा जो है एबीवीपी के छात्रों को मारपीट किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, किसी लिखित शिकायत अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए पुलिस जो है अभी तक इस पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और तत्काल जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों को शांत कराया गया था।
फिलहाल अभी इस पर कोई अधिकारी जो है पुष्टि करने को तैयार नहीं है या किसी के ऊपर अभी मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है। ठीक है हरपाल, नजर बनाए रखें आप इस पूरे मामले में, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एमपी बोर्ड ने पेपर लीक मामले में विज्ञप्ति जारी की है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जांच के लिए परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी और जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर 4 मार्च को भिंड जिला शिक्षा अधिकारी ने संदिग्ध लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। और मूंग की फसल को पर्याप्त पानी देने की मांग को लेकर नर्मदापुरम के डोलरिया में किसानों ने जल सत्याग्रह किया। आपको बता दें कि मिसरोद माइनर नहर पर पानी नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी के साथ सैकड़ों किसानों ने धरना दिया और जल सत्याग्रह किया। इस दौरान आक्रोशित किसानों की समस्या को सुनने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन मंत्री को नहर में उतरना पड़ा। अधिकारियों के आश्वासन पर किसान वहां माने और सत्याग्रह को समाप्त किया। बार अगर पानी नहीं मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम नहीं चाहते कि चुनाव का बहिष्कार हो। हमारा मत अमूल्य है, बहुमूल्य है, मगर प्रशासन अगर इसी हद पे अड़ा रहा तो मजबूरन हम किसानों को इस स्थिति में जाना पड़ेगा। हाँ, मिसरोद क्षेत्र के समस्त कृषकों की मांग है कि हमारे लिए जो माने मूंग का रकबा था, जैसे गत वर्ष में 24,000 हेक्टेयर था, उसको अब बढ़ाया जाए और टेल क्षेत्र के ग्रामों में पानी पहुंचाया जाए। ये उनकी मांग है, क्योंकि उनका कहना है कि ये तवा बांध से भुसंगा नर्मदापुरम एवं हरदा जिले को 2,62,000 हेक्टेयर में सिंचाई करने हेतु जल प्रदान किया जाता है। और धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसान नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की तैयारी में हैं। धान की फसल के लिए बांध से पानी छोड़े जाने की मांग है उनकी और किसानों की बिजली कटौती बंद हो, इस मांग के साथ आज चक्का जाम की तैयारी है। दरअसल पानी बिजली की मांग पर यह आंदोलन किया जा रहा है और ऐसे में दोपहर करीब 1 बजे अंबेडकर चौक पर चक्का जाम किए जाने की तैयारी में है किसान। धमतरी से एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, आज किसान नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किए जाने की तैयारी में है। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से इस दौरान क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं और बिजली की कटौती बंद हो, पानी की आपूर्ति नियमित हो, इस मांग को लेकर आज 1 बजे के आसपास अंबेडकर चौक पर चक्का जाम करने की तैयारी में किसान। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मंडला जिले में बाइक चोरी के शक में एक युवक का हाथ बांधकर उससे मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। कुछ ग्रामीण युवकों पर बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो मवई जनपद के परसा टोल का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक के हाथ किसी कपड़े से बंधे हुए हैं और उसे ग्रामीणों ने पकड़ा हुआ है और ग्रामीण इस शख्स पर भाजी टोला से बाइक चोरी करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित होकर इसके साथ मारपीट कर रहे हैं और इस बीच युवक खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। के द्वारा ही अभी वीडियो दिया गया है और मेरे थाना प्रभारी से चर्चा हुई है, तो अभी एक तो स्थान की और ये फरियादी की तलाश की जा रही है और जैसे ही हम संज्ञान में आएगा अपन कार्रवाई करा रहे हैं। और भोपाल से एक और अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक जाएंगे और सीएम रोड शो और ओबीसी सम्मेलन में शामिल होंगे। विजय संकल्प यात्रा के तहत ये रोड शो आयोजित किया जाएगा। दरअसल इस रोड शो में वे हिस्सा लेंगे और कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट में सुबह 11 बजे ये रोड शो होगा और शाम 4:30 बजे बेलगावी जिले के अरभावी में एक कार्यक्रम होगा। ओबीसी समावेश कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी कर्नाटक में 4 विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है और विजय संकल्प रथ यात्रा में 75 जनसभाएं और 150 रोड शोज होंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नार्को टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो गया है। अब एम्स में नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी मिल चुकी है। दुर्ग में स्थापित होगा एफएसएल कॉलेज और सभी रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना होगी। अब राज्य के 28 जिलों में
डायरेक्ट 112 की सुविधा होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी है। तो बड़ी उपलब्धि इन मामलों में, जहां अब छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर होगा। डायरेक्ट 112 की सुविधा, नार्को टेस्ट की सुविधा अब छत्तीसगढ़ में होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।